हाँ दोस्तों, हमने बात की थी प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन की। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसका नाम है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण से ही निकल कर आ जाएगा प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। बात करते हैं क्रांतिक कोण है क्या। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल है क्या, समझने की कोशिश करना। इसमें कंडीशन क्या है, जो प्रकाश की किरण है वह सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाएगी, ऐसा जरूरी है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, परिभाषा सुनना। सघन माध्यम में से, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए, सुनना मैंने क्या कहा, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मैंने क्या कहा, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बात को समझना। मैंने कहा आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सीधी सी बात समझना। यहाँ मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ आपको। नंबर एक तो प्रकाश की किरण जो है वह सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाएगी। नंबर 2 में बात करूं कि अपवर्तन कोण का मान जो है वह 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होता है तो आप उसे कह दीजिएगा कि क्रांतिक कोण बन रहा है। फिर से मैं कहूँ, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसकी 2 शर्तें हैं। इसकी शर्तें क्या क्या हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। पहली कंडीशन तो इसकी ये याद रखना कि जो प्रकाश होगा वह सघन से विरल में ही जाएगा। इसलिए हमने परिभाषा में भी कहा, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर मैंने यहाँ शर्त में भी लिख दिया कि जो शर्त में लिखा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। और शर्त 2 क्या है,
आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं यूँ कहूँ सीधा सीधा कि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। अब मैं कंडीशंस क्या क्या लिख रहा हूँ वो समझना। पहली कंडीशन में क्या कह रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करना। अगर कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है, अगर 90 डिग्री का कोण है तो बात समझना, आप इसे क्या कह देंगे, तो आप इसे कह देंगे क्रांतिक कोण। अब बात समझना, अगर कोण 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से कम है, तो बात को गौर से सुनना समझना, यह कहलाएगा अपवर्तन। और ध्यान देना, अगर कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं इसे समझने की दृष्टि से देखूं तो क्या कहूँगा, बात को सुनना कि 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम कहेंगे क्रांतिक कोण है। 90 डिग्री से कम का बनता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन होगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है तो वह पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। कैसे समझे वो बात को समझना। मान लीजिए ये मैं माध्यम रख रहा हूं सघन, सघन का मतलब मैंने यहाँ पानी वानी कुछ भी भर लिया और ऊपर हवा है। अब बात को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा हूँ। मैंने पहली कंडीशन ये रखी, मैं कह रहा हूँ कि ये है नीचे जो मैंने भरा, ये है सघन गाढ़ा, और इसके ऊपर जो है वह है विरल पतला, और ये हम पढ़ चुके, ये हो जाएगा पृथक्कारी तल। अब बात को समझने की कोशिश करना, हमने क्या कहा कि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए, इसका मतलब प्रकाश की किरण किधर से किधर जाएगी, सघन माध्यम में से विरल माध्यम की ओर जाएगी। ट्राई करते हैं। ये गई सघन से विरल की ओर, तो यहाँ जाते ही जैसा हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन में कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यह पृथक्कारी तल आया होगा,
और ये पृथककारी तल आया होगा तो बात को समझना, यहां जाते ही इसमें एक अभिलंब आ गया होगा, नॉर्मल लाइन अभिलंब। अब यहां जाने के बाद इस प्रकाश की किरण को जाना तो किधर था, तो इस प्रकाश की किरण को जाना तो चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये पृथककारी तल पर अपने मूल मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और विचलित हो गई तो याद रखना, ये जो कोण बना होगा, ये जो कोण बना होगा ये 90 डिग्री से कम का बना होगा, 90 डिग्री से कम। और आपने क्या कहा, अगर 90 डिग्री से कम का कोण बनता है तो ये घटना क्या कहलाएगी, तो ये घटना कहलाएगी मेरे दोस्तों अपवर्तन। ये घटना क्या कहलाएगी, तो ये घटना अपवर्तन कहलाएगी। बात को समझना। अब मैं बात करूं कि इस किरण को मैं थोड़ा सा और ऊपर उठा देता हूं, बात को समझना। इस किरण को मैं थोड़ा ऊपर उठा दूं तो ये किरण ऑटोमेटिक नीचे आने वाली है, ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने इस किरण को थोड़ा ऊपर उठा लिया, ऊपर उठाते ही वापस यहाँ जाते ही इसका क्या आ गया होगा, यहाँ जाते ही इसका अभिलंब आ गया होगा, नॉर्मल लाइन आ गई हो गई एन। इस किरण को करना क्या था, तो इस किरण को जाना सीधा था, लेकिन पृथककारी तल पर ये अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और विचलित होने के बाद ये किरण कहाँ चली गई, तो ध्यान देना ये किरण इस लेवल पर चली गई। तो याद रखना, ये किरण जब इधर गई होगी तो ये जो कोण बना होगा, ये कोण 90 डिग्री का बना होगा। और आपने खुद ने कहा है कि अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना क्रांतिक कोण कहलाती है। तो इसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, इसे बोलेंगे क्रांतिक कोण। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई होगी, लेकिन मान लीजिए मैं इस किरण को थोड़ा और ऊपर उठाऊं, तो एक बात बताओ, ये किरण पृथककारी तल पर तो आ ही गई थी। अब तो ये किरण क्या कर जाएगी, वापस अंदर घुस जाएगी, मतलब सघन में से ही तो गई थी और सघन में ही वापस आ जाएगी। तो ध्यान देना, ये इसका नॉर्मल लाइन हो गई होगी। अब इस बार इस किरण को जाना किधर था, तो इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधी नहीं जाकर के क्या कर गई, तो ये किरण इधर चली गई और इधर चली गई। तो दोस्तों जो कोण बना होगा, जो कोण बना ये क्या बना, तो ये हम कह सकते हैं 90 डिग्री से अधिक बना होगा। और 90 डिग्री से अगर अधिक बना है तो ये घटना क्या कहलाएगी, तो ये घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान दें, मुझे नहीं लगता साइंस इतनी टफ है, समझने की केवल कोशिश करें। मैंने कहा सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। मैंने आगे ये भी कहा इसमें 2 शर्तें हैं, प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और नंबर 2 आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। आगे मैंने कहा अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो क्रांतिक कोण कहलाएगा, अगर ये कोण 90 डिग्री से कम का है तो अपवर्तन कहलाएगा, और ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं होनी चाहिए। अब बात करें पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं, तो बात को समझना। अपवर्तन के उदाहरण हमने पढ़े थे कि आंशिक रूप से पानी में डूबी सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, नदी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये अपवर्तन के उदाहरण है। नदी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, और हमने ये भी कहा था रात्रि को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ उदाहरण कैसे वो समझने की कोशिश करना। यहाँ उदाहरणों में जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो सब शब्द मिलेगा चमकना, मतलब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे नंबर 1, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। मरीचिका क्या है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या है? लालसा। लालसा क्या है? तो यहाँ भी चमकना है। कैसे वो जाने? जब हम तेज धूप में कभी रोड पे कहीं जाते हैं तो हमें बहुत दूर ऐसा लगता है कि वहाँ पानी भरा है, लेकिन मान लीजिए जहाँ हमें ऐसा लगा कि वहाँ पानी भरा है और हम वहीं चले जाएं तो क्या वहाँ पानी भरा था? तो नहीं भरा था। इसका मतलब हमें जो दिखाई दे रहा था वही क्या थी? वही उसी को लिए बोला है मृग तृष्णा। बोले तो मरीचिका, मतलब हमें दूर से लगता है पानी भरा हुआ है। मतलब हिरण, मृग हिरण जब कभी जाता है तो उसे बहुत दूर लगता है वहाँ पानी भरा हुआ है, और जब उस पानी के पास पहुँचता है तो उसे लगता है कि यहाँ पानी नहीं था। इसका मतलब मृग तृष्णा का मतलब लालसा, मतलब उसको केवल पानी पीने की लालसा थी, इसलिए वहाँ चला गया। नंबर 2, आंशिक रूप से पानी में डूबी परख नली, टेस्ट ट्यूब। परख नली चमकती हुई दिखाई देती है। देखो यहां शब्द आ गया चमकती हुई। आंशिक रूप से अगर पानी में एक छड़ डुबो दें तो वह छड़ हमें कैसी दिखाई देगी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती हुई दिखाई देगी। लेकिन बात सुनना, अगर वह कह दे कि मुड़ी हुई दिखाई देती है तो फिर मुड़ी हुई तो आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। लेकिन चमकती हुई प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक और उदाहरण इसका देखना। हीरे का चमकना। यहां भी एक शब्द आया चमकना, तो हीरा भी क्यों चमकता है? तो बात को समझने की कोशिश करना। तो हीरे के चमकने का कारण भी क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हाँ, हीरे से आप एक चीज याद रखना, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो आप बता देना 2.47 होता है। कितना? 2.47 होता है। एक चीज और याद रखना, आपसे एक और पूछ लिया जाता है हीरे का घनत्व कितना होता है? तो ये भी याद रखना, हीरे का घनत्व जो है 3.5 होता है। और एक चीज और याद रखना, एक और आपसे पूछ लिया जाता है हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है?
क्रांतिक कोण कितना होता है? तो याद रखना 24.5 डिग्री का होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.5 डिग्री का होता है। तो याद रखना हीरे का चमकना भी किसके कारण है? तो हीरे का चमकना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। इसका एक और उदाहरण याद रखना, कालिक फुता गोला जल में चमकता है। मतलब किसी गोले पर अगर आप, किसी बॉल पर अगर आप काला पोत लेते हो और उसे जल में डुबो देते हो तो वह भी आपको कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ दिखाई देगा। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और याद रखना एक और मैंने लिखा है, टूटे हुए कांच की किनार का चमकना। तो टूटा हुआ कांच जब कहीं से टूट जाता है तो वह भी आपको कैसा दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। और याद रखना एक और इस पर आधारित है, वो एक और उदाहरण है। और वो एक और उदाहरण क्या है इसका? तो वह है प्रकाशिक तंतु। इसका एक और उदाहरण याद रखना, प्रकाशिक तंतु भी किस पर आधारित है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। होता क्या है तो जान लें। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को बिना क्षय नुकसान, इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को बिना क्षय किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश भेजने में किया जाता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। इसमें सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसा रास्ता है और मुझे प्रकाश यहाँ से यहाँ भेजना है,
तो प्रकाशिक तंतु के द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित जब प्रकाश भेजा जाता है तो इसमें प्रकाश ऐसे जाता है, ऐसे, और जितना % हमने प्रकाश यहाँ से डाला था उतना का उतना ही प्रकाश यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसका उपयोग, तो याद रखना प्रकाशिक तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार का मतलब प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर भेजने में, मतलब इसके द्वारा विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर दूर दूर तक आसानी से भेजा जाता है, जिससे उसके प्रकाश को जितना भेजा जाए उतना ही उस मुकाम पर पहुंच जाता है, उसकी तीव्रता में कोई नुकसान या हानि नहीं होती है। एक और उदाहरण इसका देखना, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, परीक्षण करने में, और एक और उदाहरण याद रखना, शरीर के अंदर लेजर किरणें भेजने में, लेजर एंडोस्कोपी वगैरह में आंतरिक भागों का परीक्षण किया जाता है और शरीर के अंदर लेजर किरणें भी आसानी से भेजी जा सकती है। शरीर के अंदर लेजर किरणें भेजने में। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जिसमें हमने अपवर्तन की बात की, क्रांतिक कोण की बात की और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी बात की, हीरे की बात की और साथ के साथ प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर की भी बात की। धन्यवाद साथियों।